बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तीन इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स। पहली बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान के खिलाफ न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट का एक और कार्ड, जिसे आखिरी कार्ड कहा जा सकता है, बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया है और तकरीबन 20 से जायद जर्नैलों ने एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि परवेज खटक, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, आज उन्हें सरेआम थप्पड़ रसीद किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम 1 दर्जन अरकान की जानिब से। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले एक और खबर जो कि गर्दिश कर रही है गैर मुसद्दका जराए से, वो आपके सामने रखते हैं और आखिर पर जाकर इसके हवाले से तफसीलात वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। गैर मुसद्दका जराए ये कह रहे हैं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। अस्करी क्यादत की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जनरल नदीम अहमद अंजुम को 1 साल तक मजीद बतौर DGISI जिम्मेदारियां संभालने की हदायत की गई है। इससे पहले ये इत्तलात आ रही थी कि जनाब वो अपना अहदा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें एक्सटेंशन देने के फैसले के हवाले से खबरें हैं, जिस पर सब जो है वो हैरान है, चौंक गए हैं। रवां साल इनकी मुद्दत खत्म हो रही थी और अस्करी क्यादत की ख्वाहिश थी और इससे पहले वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे थे, लेकिन अस्करी क्यादत ने कहा जो मुल्क की दाखिली खारजी सूरत हाल है उस पर तोसी दी जाए उन्हें। और अब DGISI ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने पर आमादगी का इजहार भी किया है। ये तमाम तर मामले का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले इलेक्शन से, क्योंकि मौजूदा DGISI पाकिस्तान के वो वाहिद DGISI हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी सियासी जमात और सियासी रहनुमा यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ। और चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें आ रही थी कि इमरान खान के साथ मामलात बेहतर करने के हवाले से यह ऑप्शन भी रखी जा सकती है कि मौजूदा DGISI को रिटायर्ड कर दिया जाए। फिर चंद दिनों से ये खबरें भी आ रही थी कि रवाबित का सिलसिला एक बार फिर शुरू है और इमरान खान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो बड़ी तैनातियों के हवाले से यकीन दहानी कराएं कुछ दोस्तों और दोस्त ममालिक के जरिए कि वो उनके अंदर तब्दीलियां नहीं करेंगे। ये मामला कैसे जुड़ा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज जो आखिरी कार्ड खेला गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से परवेज खटक का, उसकी तफसीलात में जाने से पहले वो किस तरीके से फ्लॉप हुआ वो कार्ड, और उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कुछ दीगर अपडेट्स के निगरान सेटअप के हवाले से इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ ने मुशावरती अमल शुरू कर दिया है और कमर जमान कायरा ने यह दावा किया कि मुशावरती अमल इत्तेहादियों से मशवरे हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम कर रहा है, क्योंकि नई मरदमशुमारी के लिए 4 माह चाहिए, अभी नोटिफाई नहीं हुई, नई हल्का बंदियों का भी तस्वर नहीं किया जा सकता। अगर इस्लाहात चाहते हैं तो फिर सियासी जमातें फौरी तौर पर इस हवाले से मुशावरत करें। उन्होंने कहा जनाब के सियासी अहदों को सियासतदान चला सकते हैं और यहां पर किसी जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट या साफी कारपोरेट सेक्टर का बंदा लगाया जाए तो यह ओहदे की डिस्ग्रेस है और इसलिए इस पर सियासतदान लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कायम मकाम वज़ीर आज़म के हवाले से ये बात की। ये अहम तरीन नुकता है जो आगे जाकर हम कनेक्ट करेंगे अहम तरीन मामले के साथ के चाहते क्या है वो। चौधरी परवेज लाई के मतलब खबर आई कि 3 MPO के तहत 1 माह के लिए उनकी नजरबंदी कर दी गई है। और उसके बाद फिर अगली खबर इसी हवाले से आई कि जनाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक और खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। परवेज खटक हो, असद कैसर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान हो, इनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ये तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं इमरान खान का साथ छुड़वाने के लिए। और लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई बड़ी कामयाबी KPK से नहीं मिल सकी। तकरीबन 90% पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में इंटैक्ट है, 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर इंटैक्ट है। जो रहनुमा छोड़कर गए उनकी जगह पर नए रहनुमा आ गए, वकला रहनुमा उनमें ज्यादा बड़ी तादाद में है, नए टिकट होल्डर आ गए, इसलिए कुछ ज्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं। फिर जनाब खबर आई कि परवेज लाई के ने अपनी नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जो उनकी 3 MPO के तहत नजरबंदी की गई थी और इसके ऊपर अब वो इस मामले को चैलेंज करने जा रहे हैं। और फिर इसी हवाले से एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट आई कि परवेज लाई को गैर जाहिर शुदा मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के फैसले के खिलाफ
अपील दायर कर दी गई है और ये अपील उन्होंने दायर की जनाब परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। वज़ीर चीफ माफ कीजिएगा, पंजाब हुकूमत ने ये जो है वो अपील दायर की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वज़ीर चीफ सेक्रेटरी। और अब जनाब इस मामले के अंदर भी वो परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घेरना चाहते हैं। दूसरी जानिब परवेज खटक के मामले की तफसीलात में जाने से पहले आपको हम ये बताएं कि पहले उनके हवाले से ये खबरें आई कि नून लीग के साथ उनके राबते हैं और फिर यह पता चला कि नून लीग ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया है और उसके बाद फिर उन्होंने इस बात का फैसला किया कि वो एक मतबादल सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले यह भी पता चला कि उन्होंने 13 साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली से राब्ता किया और फिर इसी तरह उन्होंने फवाद चौधरी से भी राब्ता किया और जिनमें जनाब अली कुछ सूबाई और कौमी असम्बली दोनों मेंबरान थे। फिर ये भी कहा गया कि फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान और परवेज खटक नई जमात के लिए राब्ते कर रहे हैं, जबकि परवेज खटक की जानिब से दावा किया गया कि उन्हें 50 से ज्यादा साबिक MPAs और MNA की हमायत हासिल है। चंद दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदारत छोड़ने का ऐलान किया था और फिर ये मामला आगे चला और उसके बाद फिर खबर कैसे डेवलप हुई ये भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि PTI के मुतल्लिक परवेज खटक ने यह दावा किया, हशाम इनाम को उन्होंने बताया कि जनाब मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उन्होंने हशाम इनामुल्लाह को दावत भी दी और कहा कि मैं नई पार्टी बना रहा हूं और आप मेरी पार्टी के अंदर आए, मुझे साइड लाइन कर दिया गया है, मेरे साथ बुरा हुआ है। सैफुल्लाह बरादरान से भी मैं मशवरा कर रहा हूँ। इजलास भी फिर उनकी जेर सदारत हुआ और फिर उन्होंने शाह फरमान, शौकत यूसुफजई समेत कई लोगों से जो है वो उन्होंने राब्ते किए, जबकि महमूद खान से परवेज खटक ने राब्ता किया लेकिन इनकार के अंदर जवाब मिला। ये खबर जो है वो पहले सामने आई। उसके बाद जनाब जो धमाका किया परवेज खटक ने अपनी जानिब से, वो मुकम्मल तौर पर ठुस कैसे साबित हुआ अगले ही चंद घंटों के अंदर, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और इसमें इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है, पाकिस्तानी अवाम का क्या किरदार है। खबर आई जनाब के पख्तूनख्वा में नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन गई, परवेज खटक सरबराह मुकर्रर और जनाब उन्होंने ये ऐलान किया और फिर उन्होंने कहा जनाब हम तहरीक इंसाफ का KPK से मुकम्मल खात्मा कर रहे हैं और 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं। एलामिया उन्होंने जारी किया, मीडिया का उस तरीके से वो सामना नहीं कर सके कि 10 साल से हुकूमत करने वाली सियासी जमात को हम सूबे से आउट कर रहे हैं, ये उन्होंने दावा किया। और उन्होंने कहा जनाब इस पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है और परवेज खटक को इसको सरबराह मुकर्रर किया जाता है। एलामिया में दावा किया गया कि महमूद खान है उनके साथ, साबिक वुज़रा और दर्जनों अरकान हैं, जबकि नई पार्टी में गुज़श्ता हुकूमत से वाबस्ता 57 से ज्यादा अरकान शामिल हैं और मजीद शमूलियतों का सिलसिला बकौल इनके जो है वो जारी है। उन्होंने कहा जनाब के PTI का है मुल्क दुश्मन एजेंडा और हमने राहें जुदा कर ली हैं। फिर परवेज खटक की जो बात हुई, उन्होंने कहा जनाब के मामला कुछ यूं है कि जनाब इलेक्शन तो हमें मिल रहा था, हम इलेक्शन के अंदर क्यों नहीं गए, ये बड़ा राज है और ये राज जल्द अवाम के सामने आएगा। लेकिन ये राज उन्होंने बताया नहीं, यानी आए बाएं शाएं उन्होंने करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हशाम इनामुल्लाह, फवाद चौधरी, दीगर लोगों से भी उन्होंने राब्ते किए और फिर पहले उन्होंने नाम दिए। उन्होंने कहा जनाब के इश्तियाक उमर हैं, ज़ियाउल्लाह बंगिश हैं, इफ्तिखार मशवानी हैं, शौकत अली हैं, याकूब शेख हैं, आगा इकराम गंडापुर हैं, पीर मुसव्वर शाह हैं, साले मोहम्मद हैं, इस किस्म के नाम उन्होंने दिए। लेकिन फिर हुआ क्या, थोड़ी देर के अंदर ही ये 2 दिन में क्या माजरा हो, 2 दिन क्या जी बल्कि 2 घंटे के अंदर क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया और PTI के कई रहनुमाओं ने परवेज खटक की जमात में शमूलियत की तरदीद कर दी। नाम सुने जरा, स्पीकर मुश्ताक गनी साफ इनकार, साबिक मामन खुसूसी अक़लियती अमूर वजीर ज़ादा साफ इनकार, साबिक अरकान सूबाई असम्बली आजम खान, कलंदर लोधी, इफ्तिखार मशवानी, अजीजुल्लाह गिरान, मुसव्वर खान, साफ इनकार। इन सब को उन्होंने शामिल कर लिया था अपनी पार्टी के अंदर। अक़लियती अमूर के वजीर ने तो बयान जारी किया, उन्होंने कहा मैं इजलास में भी शरीक नहीं हुआ, ना ही परवेज खटक की पार्टी में शामिल हुआ और कोई खबरों के अंदर सदाकत नहीं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। इफ्तिखार मशवानी का बयान आ गया, तहरीक इंसाफ मेरी पहली और आखिरी जमात है, चेयरमैन और पार्टी से यानी इमरान खान से नाता तोड़ने का सोच भी नहीं सकता, ना मैं किसी मीटिंग में गया, ना मेरा किससे राब्ता हुआ। साबिक MP आजम खान बोले इमरान खान का सिपाही था, सिपाही हूं और आखिरी सांस तक रहूंगा और खबरें मन घड़त हैं सोशल मीडिया पर। MP अजीजुल्लाह गिरान उन्होंने कहा PTI में उन्होंने भी परवेज खटक की पार्टी में शमूलियत की तरदीद की। उन्होंने कहा पाकिस्तान से 15,000 किलोमीटर दूर कनाडा में हूं, पता नहीं कैसे परवेज खटक ने मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मुसव्वर खान ने भी ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
ورکر مطمئن رہیں۔ مشتاق غنی نے کہا کہ میں تو علاج کے لیے ملک سے باہر ہوں، اجلاس میں نے کیسے شرکت کر لی، کل بھی خان کے ساتھ تھا، آج بھی خان کے ساتھ ہوں۔ اور پھر آپ کو بتائیں اعلامیہ انہوں نے جاری کیا تھا 57 سے زائد ارکان، لیکن درجن بھر اس 57 کیا انہوں نے درجن کے قریب لوگوں کے نام دیے، وہ درجن کے درجن لوگوں کا بیان آ گیا، اور اس وقت جناب وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا جی ایچ کیو کا جو آخری کارڈ ہے یہ بھی مکمل طور پر فلاپ ہو گیا ہے۔ اس وقت فرنٹ فٹ پر پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر بھی کھیل رہی ہے، اور جناب علی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کھیل رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے اندر تو 90% پارٹی انٹیکٹ ہے۔ جناب آپ کس چکر میں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں۔ اور پھر جناب 20 سے زائد فوجی جرنیل اکٹھے ہوئے، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور کہا انہوں نے جناب کہ کلعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہے۔ اب اس میں ایک بات بڑی امپارٹنٹ ہے، بڑی قابل غور ہے، الیکشن کے ماہرین کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے، کیونکہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دہشت گرد گروپوں کے حوالے سے بار بار خبریں آ رہی ہیں۔ آج آرمی چیف عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے بھی یہی کہا، اور انہوں نے فوج کی تیاریوں پر بھی بریفنگ ہوئی، اور انہوں نے کہا جناب ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہے، اور دہشت گردوں کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، ہم نے نوٹ کیا ہے، اور پاکستان کی سلامتی متاثر کرنے کی ان کے پاس یہ جو جدید ترین ہتھیار ہے یہ بڑی وجوہات ہیں، اور ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور فورم اقتصادی بحالی منصوبے، اس کے اندر وہ سرمایہ کاری، زراعت، آئی ٹی سے متعلق بریفنگ یہ بھی اس کے اندر آیا۔ اب کیونکہ فوج یہ معاملے بھی دیکھ رہی ہے نا، اقتصادی بحالی ہو گیا، زراعت ہوگی، آئی ٹی ہوگی، معدنیات ہوگی، دفاعی پیداوار بھی ہوگی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی ہوگی، مطلب یہ ساری چیزیں اب کور کمانڈر کانفرنس کے اندر آ رہی ہیں۔ وہ تمام لوگ بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی جو عمران خان کو تانے دیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ اس وقت؟ تو سارا ملک ہی آئی ایس پی آر اور کور کمانڈر چلا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ان کے فیورٹ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ لینا، زراعت ہے، آئی ٹی ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، سب کچھ تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دہشت گردوں کے حوالے سے بار بار خبریں آ رہی ہیں، تو پھر اسی چیز کو سامنے رکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان یا الیکشن کمیشن کو یہ کہا جائے گا کہ نہیں جناب اب ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو الیکشن جو ہے وہ ہم ابھی نہیں کروا، یعنی کافی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک دن اس قسم کی خبریں آتی ہیں، کنفرم بھی ہوتی ہیں، روابط ہوئے ہیں جو ہے وہ بالواسطہ رابطے عمران خان کے ساتھ، لیکن دوسری طرف اس قسم کی کوششیں بھی چل رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں گین کی جائیں دیوار کے ساتھ لگا کر۔ لیکن عمران خان بلا کے اعصاب کے، مضبوط اعصاب کے مالک، بلا کے زبردست کھلاڑی، پاکستان کی سیاست کے اندر شاید ان کے ساتھ کا ماضی کے اندر کوئی ایسا سیاستدان قائد اعظم کے بعد پیدا نہیں ہوا کہ جن کی اس طرح سے اعصاب اتنے زیادہ مضبوط ہوں۔ چومکھی جنگ جیسے قائد اعظم نے لڑی، انگریزوں، ہندوؤں اور دیگر ایون بلکہ اس وقت کئی مسلم رہنماؤں کے خلاف بھی، مسلمان رہنماؤں کے خلاف بھی اسی قسم کی چومکھی جنگ جو ہے وہ عمران خان لڑ رہے ہیں، اور ابھی تک اپنے سارے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جناب عمران خان آگے لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، شاہ محمود قریشی نے اہم ترین بات کی، انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے 2 بڑوں میں فیصلہ ہو چکا ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں اعتماد کے اندر نہ لیا جائے؟ اچھا، پھر جناب ایم کے ایم کی وارننگ آ گئی، انہوں نے کہا کہ پرانی مردم شماری پر ہم انتخابات قبول نہیں کریں گے، جو ہے نئی مردم شماری کے نتائج آنے چاہیے۔ اچھا، نئی کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کر لیا تھا۔ اب اصل میں نے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، پرانی کے اوپر جائیں، نئی کے اوپر جائیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، وہ کیا ہے؟ پلیز مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا۔ یعنی دونوں طرف جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا کوئی سلوشن اپنی کامیابی کا نظر نہیں آ رہا ایم کے ایم کو۔ اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ کچھ تحفظات ان کے ہیں آر ٹی ایس کے حوالے سے، الیکشن کے نتائج کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے اختیارات کے حوالے سے۔ پھر یہ خبریں بھی ہیں کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی جو جلدی جلدی تبدیلیاں کر رہی ہے انتخابی قوانین کے اندر، اس کے اندر بھی اتحادیوں کو کچھ تحفظات ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کون یہ کر رہا ہے، کون کروانا چاہتا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ ریزرویشن پائی جاتی ہیں۔ آئندہ آنے والے کچھ دن اس حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے ڈیٹا بھی جاری کر دیا کہ ملک میں سب سے زیادہ ووٹر کس عمر کے ہیں، 12,60,66,874 ووٹر ہیں۔ مرد ووٹر 6,80,99,615، خواتین ووٹر 5,79,67,259، اور مرد ووٹر کی شرح 54.2، خواتین ووٹر کی شرح 45.98۔ اسلام آباد میں 10,35,387، پنجاب میں 7,16,06,378، سندھ میں 2,65,29,136،
खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,21,211, बलूचिस्तान में 52,74,761। अच्छा, अब उम्रों के मुताबिक 18 से 25 साल के जो वोटर हैं 2,35,26,034, 26 से 35 साल के 3,26,00,000, यानी 3,26,00,000, 2,35,00,000, ये को बन जाते हैं जनाब 5 करोड़, और इसके 5,60,00,000 से जायद तो ऐसे वोटर हैं जनाब कि जिनकी उम्रें 18 से 35 साल हैं, फिर 36 से 45 साल 2,77,00,000, और फिर 46 से 55 साल 1,81,00,000, और फिर 56 से 65 1,18,00,000, और फिर 66 से जायद 1,20,00,000, यानी सबसे ज्यादा है 26 से 35 साल के वोटर की तादाद 3,26,00,000। डेफिनेटली इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, नौजवान वोटर हैं, और इन्हीं चीजों ने इनकी नींदें उड़ा कर रखी हुई हैं। दीगर मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।